नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो आज बीजेपी की हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार चयन करने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। इससे पहले बीजेपी जम्मू कश्मीर के लिए अपने 45 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। हालांकि उस सूची को लेकर जो सारा विवाद ड्रामा हुआ था, वो सब हमने रिपोर्ट भी किया था कि किस तरह से बीजेपी ने पहले अपनी सूची जारी की थी, फिर उसको वापस लिया और बाद में करीब-करीब वही सूची जारी कर दी, केवल एक नाम को छोड़कर। कुछ जगह जम्मू में विरोध भी देखने को मिला। अब हरियाणा में बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी, जम्मू कश्मीर में बीजेपी के क्या चैलेंजेस रहेंगे इस सूची के बाद, इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संजय सिंह जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही हमारे साथ जगदीप सिंह संधू जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है बात पते की में। एनडीटीवी इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर यह खास कार्यक्रम है। संजय जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा। ये जो चुनौतियां हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि जो सूची जारी होने के बाद हमने देखा विरोध प्रदर्शन किया गया जम्मू में, 3-4 जो बड़े नेता हैं जिनमें कि उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता, उनका नाम नहीं था। जो प्रदेश अध्यक्ष है रविंद्र रैना, उनका नाम बीजेपी ने नहीं दिया पहली सूची में। अब जो विरोध भी दिख रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बाहरी जो उम्मीदवार हैं उनको पार्टी ने तरजीह दी है। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, जम्मू क्षेत्र या खासतौर से बीजेपी की पूरा दारोमदार उसी क्षेत्र पर है, किस तरह की चैलेंजेस बीजेपी के लिए रहेंगे? ये मुझे लगता है कि एक चैलेंज तो हर समय जब भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें जो मुख्य पार्टी होती है उसके साथ एक चैलेंज होता है। बीजेपी मतलब जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू रीजन में पर्टिकुलरली ये इस तरह का चैलेंज होगा इसके पहले, क्योंकि इस समय में वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन है, मतलब राष्ट्रपति शासन है। उनके अपनी तरह की अपेक्षाएं हैं चुनाव को लेकर के। दूसरी चीज ये है कि मुझे लगता है कि बीजेपी ने अभी लोकसभा चुनाव से एक कुछ सबक सीखा है, जिसमें कि इशू ये है कि कई बार कद्दावर नाम होते हैं, पुराने नाम होते हैं, चिन्हित नाम होते हैं, लेकिन शायद कई कारणों से ग्राउंड पे उनके बारे में एंटी इनकम्बेंसी होती है। तो इसको लेकर के कई बैठकें हुई हैं। उसमें एक विचार विमर्श ये भी निकल करके आ रहा था कि आप ऐसे लोग जो हैं उनको आप टिकट देंगे क्या, सिर्फ इसलिए कि वो नाम बड़े हैं। अभी मान लीजिए कुछ एरियाज के अभी लिस्ट बचे हुए हैं, तो उसमें हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और नाम, जो नाम छूटे हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो नाम ऐड हो जाएं। लेकिन जी। एक चीज ये है कि सिर्फ नाम अगर है और ग्राउंड पे मुश्किलात हैं, क्योंकि हर सीट जीतना अपने आप में वहां पे एक चैलेंज है, और बीजेपी जीतना भी चाहती है, चुनाव उसी तरह लड़ती है। तो एक आप ग्राउंड रियलिटी फ्रेश जो एक लाइन है, वो लाइन आप खींचना चाहते हैं, क्योंकि वहां अभी एक जो समन्वय का कार्य देख रहे हैं बीजेपी और संघ के बीच में, अरुण कुमार, उन्होंने काफी समय वहां पे काम किया है। जी। बाकी और भी तरह के इनपुट वहां पे आए हैं, तो इसलिए उसको लेकर के मुझे लगता है कि उसी दिशा से इस तरह का एक सोच डिवाइस हुई कि पहले विरोध हो रहा था तो उस लिस्ट को बैक ट्रैक करो, फिर 2-3 दिन में कुछ लोगों का गुस्सा शांत हो गया। अब जैसे माता वैष्णो देवी श्राइन वाला जो इलाका है, जहां पे एक नाराजगी थी, फिर वो शांत करने के लिए वहां कई तरह की मशक्कत की गई, और शायद वहां थोड़ी सफलता भी मिली। बिल्कुल। जगदीप जी, आपके पास आना चाहूंगा। हरियाणा में बीजेपी की ये चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, बीजेपी ने कई पैमाने तय किए हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें करीब 30% जो मौजूदा विधायक हैं, इनमें कुछ मंत्री भी शामिल हैं, उनका टिकट काटा जा सकता है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो बड़े नेता हैं, उनके बच्चों को भी टिकट बीजेपी दे सकती है, क्योंकि बीजेपी की प्रायोरिटी जीतना है, और ये भी प्रायोरिटी की जो लोकप्रिय चेहरे हैं उन पर दांव लगाया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि जो 5 लोकसभा के सांसद हार गए थे अपना चुनाव, उनमें से भी कुछ को विधानसभा में उतारा जा सकता है। इसके साथ ही आपके हिसाब से क्या चुनौतियां हैं बीजेपी की, क्योंकि 10 साल सत्ता में रहने के बाद अगर पार्टी हैट्रिक लगाना चाहती है, तो निश्चित तौर पर एंटी इनकम्बेंसी तो होगी ही, जिसकी काट के लिए वो कई सिटिंग विधायकों के टिकट काटने की बात कह रहे हैं। अखिलेश जी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। लोकसभा चुनाव के जो परिणाम हैं उनमें जो स्थिति सामने आई, उसमें लगता था कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कह रही थी कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे, लेकिन वो 5 सीटें हार गई। अब जहां तक हरियाणा की बात है, जो विधानसभा चुनाव 2019 में थे, तो लोग वो पुलवामा की लहर में जब 10 की 10 सीटें जीती थी, तब भी वो 40 सीटें ही ले पाई। तो अब जो हरियाणा में है, स्थितियां कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि अब जो फैक्टर है हरियाणा में,
सबसे बड़ा फैक्टर है बेरोजगारी का, दूसरा बड़ा फैक्टर है जो पुरानी पेंशन स्कीम का, तीसरा बड़ा फैक्टर है किसानों का आंदोलन, चौथा बड़ा फैक्टर है महंगाई, पांचवा बड़ा फैक्टर है महिलाओं की अस्मिता का सवाल। तो इस प्रकार के बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, नीतियां हैं, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत कठिनाई होने वाली है इन चुनावों में। और जो भारतीय जनता पार्टी की अभी रणनीति है उसमें ऐसे सुनने में आ रहा है कि ठीक है कि वो कुछ विधायकों के टिकट काटेंगे, कुछ नए विधायकों चेहरों को लाने पे विचार चल रहा है, और कुछ जो बड़े नेता हैं जो 5 सांसद है उनमें से भी उनको टिकट दिया जा सकता है। लेकिन उन 5 सांसदों में से जो 2 सांसद हैं उनने बहुत मुखर तौर पे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अन्य जो विधायक हैं उन पे आक्षेप लगाए थे जब वो चुनाव हारे थे। और उधर अहिरवाल के क्षेत्र में जिस प्रकार से राव इंद्रजीत का एक अपना एक डिमांड चल रही है, वो भी एक अलग तरीके की स्थिति को बना रही है। लेकिन लग ऐसे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें, और भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है वो कस्बाई और शहरी सीटों पे ज्यादा है जहां उनकी मजबूती है। तो इस प्रकार से लेकिन देखा जा रहा है कि जी आज शाम तक पहली लिस्ट शायद आ जाए, क्योंकि बैठक आज शाम को ऑलमोस्ट हो जाएगी, अभी चल रही है बैठक। तो इसमें लगता है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी कोशिश करेगी कि नए चेहरों के साथ वो एक नए तरीके से उतरे, ताकि इन एंटी इनकम्बेंसी वाला जो फैक्टर है, जिस प्रकार अन्य राज्यों में उन्होंने इस फैक्टर को नलिफाइड करने की कोशिश की और उसमें सफलता मिली, वो यहाँ भी किया जाए। लेकिन जगदीप जी, एक छोटा सा सवाल आपसे इसी बारे में ये है कि बीजेपी ये भी जानती है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जाट कार्ड खेलना चाहती है। हुड्डा साहब जो है वो कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, हालांकि कांग्रेस के भीतर भी अपनी समस्याएं हैं। कुमारी शैलजा भी कह रही हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं कि दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो ये भी दिक्कतें वहां पर कांग्रेस में है। लेकिन इसकी काट के लिए बीजेपी ये कह रही है कि वो 36 बिरादरियों को साथ लाएगी, वो गुर्जर वोटों पर, ओबीसी वोटों पर, पंजाबियों पर अपनी खास तौर से किस्मत आजमाना चाह रही है। तो ये जो कार्ड बीजेपी चलना चाह रही है, पिछले 10 साल में हमने देखा भी कि बीजेपी ने गैर जाट मुख्यमंत्री रखा, पंजाबियों को फोकस किया, अब उनका ओबीसी चेहरा है मुख्यमंत्री का, तो ये बीजेपी को कितना मदद पहुंचा सकता है? देखिए अखिलेश जी, ये बीजेपी अपनी तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी 2 दिन पहले बीजेपी की तरफ से एक ट्वीट किया गया था उनके ऑफिशियल हैंडल से कि कांग्रेस जो है वो किसी दलित को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं डिक्लेयर करती, और जिस प्रकार से राहुल गांधी दलितों के लिए न्याय की बात करते हैं, तो क्यों नहीं वो शैलजा जी का चेहरा, कुमारी शैलजा का चेहरे को आके मुख्यमंत्री के तौर पर डिक्लेयर करते। अब ये जो कंट्रोवर्सीज हैं, ये कई तरह की कंट्रोवर्सीज बीजेपी अपने आप से अपनी गलतियों से उभार रही है। और जहां तक ओबीसी चेहरे की बात है, अब ओबीसी चेहरे में भी अगर उन्होंने नायब सैनी को लाया था, तो अन्य जो जातियां हैं, जो बड़ा ओबीसी वर्ग है, वो अहीरवाल है, अहीर गोत्र है, या वो जाति है, वो समुदाय है। तो वहां भी एक तरह का तकरार चल रहा है। तो ये जो एक ओबीसी का कार्ड है, इसकी बजाय समानांतर तौर पे भारतीय जनता पार्टी एससी का भी कार्ड, एससी का कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। तो ये जनता में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, और इसका कोई ज्यादा बड़ा महत्व नहीं है। जहां तक जाट और नॉन जाट की बात आती है, ठीक है कि विभाजनकारी एक रणनीति के तहत 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को एक सफलता मिली, समाज में एक विभाजन हुआ जाट वर्सेस गैर जाट का। लेकिन आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के अंदर जो परिणाम आया, जिस प्रकार का वोटिंग पैटर्न निकला है, उसमें जो ग्रामीण समाज है उसमें अधिकतर लोग, वो एक विभाजन था वो खत्म हो चुका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है, और जो अंदर की खबरें और जो इंफॉर्मेशन ब्यूरो से खबरें आ रही हैं, इनकी जो खुफिया खबरें हैं, उनसे ये लग रहा है कि अब जो ग्रामीण समाज में, और जो 70% के करीब जो मतदाता है वो ग्रामीण मतदाता है, तो उसमें लगता है कि ये जो एक फैक्टर है ये काम नहीं करेगा, और वो समानांतर तौर पे दूसरी चीजें करने में लगे हुए हैं। लेकिन परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही जो बनिया वर्ग है, ब्राह्मण है, पंजाबी है, और कुछ हद तक जो बैकवर्ड क्लास है, उन्हीं के साथ, उन्हीं के सहारे चली है। ठीक है संजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर, इस बात को लेकर के कि जो रणनीति बीजेपी की उस पर पूरा प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये रणनीति शायद इस चुनाव में काम ना करे, क्योंकि 10 साल सत्ता में रहने के बाद
एक बार फिर से सत्ता में वापसी करना, हैट्रिक लगाना थोड़ा मुश्किल होता है और जो जातिगत समीकरण साधने की बीजेपी कोशिश कर रही है वो शायद चल ना पाए क्योंकि अगर जनता बदलाव का मन बना ले, जनता चाहे कि बदलाव करना ही करना है, तो फिर उसमें सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो 10 साल के बाद तीसरा टर्म किसी के लिए भी जीतना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है। दूसरी बात ये है कि बीच में एक डिसरप्टिव मूवमेंट किसान आंदोलन के नाम पे चला और उसके अभी लोकसभा चुनाव में किसी तरह से वो परिलक्षित हुआ, लेकिन 2 चुनाव एक जैसे नहीं होते। कई बार ये भी होता है कि अगर आपका एंगर है और वो पूरी तरह से निकल जाता है, तो उसके बाद गुस्सा मतलब शांत हो जाता है क्योंकि लोकसभा में आपने जिस तरह से चाहा कई जगह बीजेपी के कैंडिडेट्स को हरा दिया। ये मतलब थ्योरेटिकल चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी पे फिर आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो किसान वाला देखा, पंजाब से जिस समय पुश हुआ था, पंजाब से किसान के नाम पे जिस तरह से भी लोग आना चाहते थे, जो पुश हुआ वो हरियाणा में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। हरियाणा बॉर्डर पे वो रुक गया, हरियाणा से कोई समर्थन नहीं मिला क्योंकि पिछले बार के आंदोलन में हरियाणा के जो किसान थे, उनके ऊपर मतलब जो भी क्योंकि एक तरह का मूवमेंट होता है, डिसरप्टिव होता है, तो उसका इम्पैक्ट दूसरे सेगमेंट्स पे होता है। तो वहाँ उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, ये एक नोट करने वाली चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि हरियाणा पॉलिटिक्स जो जाट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स है, इस समय में देखिए जाट वोट माँगने वाली पार्टियाँ मतलब जेजेपी हुँ, साथ में जा रही है चंद्रशेखर आज़ाद के उनके हाँ, साथ उन्होंने अलायंस किया है। कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जितने फैक्शनलिज़्म थे, एक निर्णय से कि वहाँ कोई भी एमपी जो है, जो लोकसभा चुनाव जीत चुका है, वो विधानसभा का कैंडिडेट नहीं होगा। तो एक साथ कई जैसे कंटेंडर थे, जैसे अभी वो दलित मुख्यमंत्री चेहरे की बात कर रहे थे, तो कुमारी सैलजा बाहर हो गई और भी रणदीप सिंह सुरजेवाला बाहर हो गए। तो इस समय फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति जो है, वो चमक गई है। तो मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले वहाँ मुख्यमंत्री कई बार रह चुके हैं, इस अभी भी वो है। तो कांग्रेस के अंदर फिर वो कैसे चलेगा? जिस समय पोल डायनामिक्स मतलब चुनाव 1 तारीख को है अगले महीने, तो उस समय में मतलब अक्टूबर 1 को, अगले महीने थोड़ा-सा दूर है। तो उस समय में ये डायनामिक्स ग्राउंड पे कैसे काम करता है? बिकॉज़ दलित वोट का क्या वो चंद्रशेखर आज़ाद को अपना नेता वहाँ के दलित मानेंगे? क्योंकि कई बार ये होता है कि बहुत सारे हाइप को लेकर के आप जाते हैं, एक्सपेरिमेंट वहाँ पे करते हैं, तो इसलिए ग्राउंड जो है काफ़ी अच्छा लेड आउट है हर पार्टी के लिए। ये इस चुनाव को लेकर के जब रन अप टू इलेक्शन एक्चुअल शुरू होगा, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, किस तरह के कैंडिडेट्स फील्ड होते हैं, उसके बाद थोड़ा ग्राउंड में जो गर्मी आएगी, बिल्कुल। तो शायद वो ज़्यादा क्लैरिटी से उस चीज़ को देखा जाएगा। जी, शुक्रिया आपका संजय जी इस तमाम चर्चा के लिए। जगदीप जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए क्या-क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं और बीजेपी अपने उम्मीदवारों का चयन क्या पैमानों को ध्यान में रखकर कर रही है। तो बात पते की में आज इतना ही। नमस्कार।